मैं डॉक्टर कमलेश प्रीतवानी SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर ABST डिपार्टमेंट में हूँ। मैं आपके सामने आज मटेरियल कंट्रोल का चैप्टर आपके सामने दे रही हूँ ई वीडियो लेक्चर के माध्यम से। बीकॉम पार्ट फर्स्ट का ये चैप्टर है मटेरियल कंट्रोल। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, जो कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में मेरे बताया था। हमारे कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, एक्सपेंसेस। तो उसमें से जो 3 पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे कि हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमारी कॉस्ट को हमें मिनिमाइज़ करना है और हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उसे मैक्सिमाइज़ करना है। तो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए 3 जो बड़े बड़े फैक्टर्स हैं हमारे सामने, एक मटेरियल है, एक लेबर है और एक एक्सपेंसेस है। तो अब इसमें से अगर हम किसी वस्तु की कॉस्ट अगर देखें, आज हमारे सामने एक टेबल है, उसकी कॉस्ट देखते हैं तो उसमें ज़्यादा पार्ट किसका है बच्चों? मटेरियल का। 70% पार्ट मटेरियल का है, लेबर का 20% है और 10% कुछ और खर्चे होते हैं जिससे कि हमारी कॉस्ट कंस्टिट्यूट होती है तीनों से मिलकर के। तो अगर हम मटेरियल की कॉस्ट, जिसका 60 to 70% पार्ट हमारी कॉस्ट का है, अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो जैसे कि देखिए आज जापान और चाइना और ये जो कंट्रीज़ हैं, अपनी कॉस्ट पर कंट्रोल करने के कारण ही आज उनकी वस्तुएं मार्केट में सस्ती बिकती हैं। जबकि और कंट्रीज़, हमारे यहाँ पे हम घड़ी बनाते हैं, HMT की घड़ी हमारी, या हमारी जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कॉस्ट उनसे बहुत ज़्यादा आती है। उनकी कॉस्ट कम होने का रीज़न यही कि उन्होंने उनके मटेरियल को कंट्रोल किया है। और अगर बिज़नेस को आपको एक्सेल करना है, आपकी बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, तो आपके पास में प्रॉफिट्स ज़्यादा होने चाहिए, मार्जिन्स आपके बढ़ने चाहिए। मार्जिन्स को बढ़ाने के लिए आपके पास में 2 फैक्टर्स हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट बराबर प्रॉफिट। और अगर आपने कॉस्ट को कम कर लिया तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। उसको एनहेंस करना है, स्ट्रेच करना है, उसके बाद में ही आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो बच्चों, आज हम बात करें मटेरियल की। मटेरियल का कंट्रोल यानी सिस्टमेटिक कंट्रोल करना है आपको। ऐसा नहीं है कि हम जो है मटेरियल की एक भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को हम छोड़ दें। कैसे? मतलब जहाँ से मटेरियल को आपने परचेज़ किया, उससे लेकर के मटेरियल को आपके स्टोरेज किया आपने और उसके बाद में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया, इस सारे प्रोसेस में मटेरियल को कंट्रोल करना है कि कहीं पर भी मटेरियल का वेस्टेज नहीं हो। कुछ नॉर्मल वेस्टेजेस ज़रूर होंगे, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम मटेरियल की वेस्टेज को रोक पाएँ और उन्हें कंट्रोल कर पाएँ। तो इसके स्कोप में हम लोग देखेंगे कि हम किस किस चीज़ के लिए जो है ये करते हैं। सबसे पहले मटेरियल आपके पास में जो है आपके स्टोरेज में आता है, आप उसे परचेज़ करते हैं मटेरियल को। मैंने इसके स्कोप में दिया है परचेज़ ऑफ मटेरियल। और उसके बाद में आप उसमें जो है रिसीविंग, आपका परचेज़ करने के लिए आपने ऑर्डर दिया मटेरियल का, तो आप ऑर्डर कहाँ पर देंगे ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसी जगह से ऑर्डर दीजिए जहाँ से आपके पास में खर्चा, कॉस्ट कम से कम लगती है। ऐसा नहीं कि आप राजस्थान में प्रोडक्शन कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि हम कश्मीर से सामान मंगा लें या हम साउथ में जो है सामान वहाँ से मंगा लें, तो आपका वो कॉस्ट जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी और इस तरह से आपका मटेरियल जो है उसकी परचेज़ कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो परचेज़ भी आपका बहुत ही ऑप्टिमम तरीके से और इस तरह से होना चाहिए कि कितना आपको चाहिए क्वांटिटी रखने के लिए, स्टोरेज कितना कर सकते हैं, उस तरह से ही आपको माल को परचेज़ करना होगा। इसके बाद में सेकंड फैक्टर इसका आता है रिसीविंग ऑफ मटेरियल। आपके पास में मटेरियल, आपने परचेज़ का ऑर्डर दे दिया, आपके पास में माल आ चुका है, अब उस माल को आपको स्टोरेज करना है। स्टोरेज के लिए आपको जो है पहले आप आते ही उस माल को इंस्पेक्शन करेंगे रिसीव होने के बाद में, और उसको अलग अलग बिन्स में जो है वहाँ पर आप पहुँचाएँगे। इसकी जगह जो आपने डिसाइड की अपने गोडाउन में, वहाँ पर आप उस मटेरियल को रखेंगे और उसके बाद में उसका स्टोरेज कैपेसिटी आप चेक करेंगे कि आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। बच्चों, आजकल जीरो बजटिंग का, जीरो एरर का, जीरो वेस्टेज का कंसेप्ट चल रहा है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि हमारा मटेरियल का भी हम इतना ज़्यादा स्टोरेज क्यों करें। जीरो स्टॉकिंग, हम इस तरह से मटेरियल मंगाएं कि हमारे पास में स्टॉकिंग का खर्चा हम बचा लें। अब ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगा कि आपका प्रोडक्शन एक तरफ चल रहा है और आप माल जब मंगा रहे हैं तो वो उनके बीच में इतना रेशो आपका बढ़ता है कि मटेरियल आता है और वो उसको जो है आप उस माल में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये आपको कंट्रोल करना होगा। स्टोरेज करने के बाद में फिर आपने इशूइंग ऑफ मटेरियल, फिर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपके ABC जहाँ आपका प्रोडक्शन यूनिट्स है, वहाँ पर आपको माल को जो है उनको इशू करना होगा और फिर वहाँ पर मटेरियल का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि कितना मटेरियल कब कैसे आया। इसके लिए स्टोर लेजर बनाई जाएगी जिनमें ये मेंटेन होगा कि कितना मटेरियल आपके पास में रिसीव हुआ था, कितना उसमें से आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इशू किया है और उसमें से रिमेनिंग आपके पास कितना मटेरियल बचता है। बाद में उसकी मटेरियल की स्टॉक ऑडिट भी आप करवाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि कई बार आपकी फैक्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में जो है कुछ मजदूर या कोई भी कहीं से कुछ थेफ्ट या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है जिससे कि आपका मैचिंग नहीं हो, या वेस्टेज कुछ बहुत ज़्यादा हो गई है मटेरियल की, कोई आपके इनफेक्टिव वर्कर्स हैं या किसी भी वजह से फ्लड है या कोई भी और कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हर समय आपको एट एवरी मोमेंट आपको चेक करना होगा कि मटेरियल का आपका वेस्टेज ना होने पाए।
तो इसके बाद में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि हम क्यों कर रहे हैं मटेरियल कंट्रोल। इसका पर्पज़ ये कि हमारा प्रोडक्शन अनइंटरप्टेड चले, यानी कि आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो प्रोडक्शन बराबर चलता रहे, बीच में प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्शन रुक गया तो बच्चों क्या नुकसान होगा, आपके मजदूर फालतू बैठेंगे, उनको आपको बिना वजह सैलरी देनी पड़ेगी और इस तरह से आपका नुकसान बढ़ जाएगा। जहाँ पर आप मार्केट में अपनी वस्तु की कॉस्ट को कम से कम करने चाह रहे हैं और वहाँ पर आपकी कॉस्ट अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगी, तो आपकी वस्तु बिकेगी नहीं और इस तरह से आपको उसका लॉस बियर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आती है बात टू प्रोवाइड फॉर रेपुटेड क्वालिटी ऑफ मटेरियल। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल को चेक करना पड़ेगा कि आपके पास में अवेलेबिलिटी क्वालिटी ऑफ मटेरियल है या नहीं है। अगर आप कोई वस्तु बनाने जा रहे हैं, उसका मटेरियल आपको अच्छा नहीं मिला तो आपकी वस्तु ख़राब हो जाएगी और वस्तु का प्रोडक्शन गलत होते ही आपका सामान बिकेगा नहीं। तो आपके मतलब इतना ज़्यादा चैलेंज को एक प्रोडक्शन लेवल पर आपको फेस करना पड़ता है कि आप हर मोमेंट को तैयार रहते हैं कि किसी तरह से भी हम अपनी वेस्टेज को रोक सकें। इसी तरह से हम जो है मेंटेन करते हैं उसका वेस्टेज को मेंटेन करना, आपको लॉसेस को मेंटेन करना है कि आपके फैक्ट्री में लॉसेस मिनिमम होने चाहिए। अगर लॉसेस को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वेस्टेज को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे आपके अनावश्यक रूप से लॉसेस बढ़ते ही आपकी वस्तु की कॉस्ट बढ़ जाएगी। हमें बराबर ये ध्यान रखना है कि हम कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज़ करें। आप अगर बच्चों एक एक मिनट में ये याद रखेंगे तो आपको कॉस्टिंग बहुत अच्छी समझ में आएगी कि हमें क्या करना है। कहीं भी आप अटकने तो इस पॉइंट पर आ जाइए कि हमारी होनी चाहिए कम से कम। इसी तरह से आपने इसमें कंट्रोल करना है, आपको इन्वेस्टमेंट कितने स्टॉक में किया है। अगर आपका लार्ज अमाउंट का आपने कैपिटल उसमें अगर आपकी फंसी रह गई तो क्या होगा, आपको उस कैपिटल पे ब्याज देना पड़ेगा। तो आप बैंक को ब्याज देते देते आपकी वस्तु फिर से महंगी हो जाएगी। दैट मीन्स एफिशिएंट मटेरियल कंट्रोल कितना आवश्यक है। आपका अनावश्यक रूप से पैसा नहीं फंसना चाहिए, अनावश्यक रूप से आपका प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए और अनावश्यक रूप से क्वालिटी ख़राब वाला मटेरियल नहीं आना चाहिए, अनावश्यक रूप से वेस्टेज नहीं रुकनी चाहिए। तो ये सब इसके जो है हमारे हम स्कोप और इसका ये कह सकते हैं कि क्या यूटिलाइजेशन है इसका और क्या इसके ऑब्जेक्टिव से क्यों हम मटेरियल कंट्रोल करते हैं। इसके कुछ फ़ायदे की बात हम कर रहे हैं, एडवांटेजेस क्या है इसमें। हम इसमें जो है प्रिवेंटिंग, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग प्रोडक्शन ड्यू टू लेक ऑफ मटेरियल। अगर आपका कभी भी मान लीजिए लेक ऑफ मटेरियल आ गया, कम हुआ आपका मटेरियल, तो आपका प्रोडक्शन रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत मटेरियल मैनेजमेंट कर रखा है, आपने स्टोर को अच्छे से लेजर को बना रखा है आपके पास, आपको पता है कि कौन से बिन में कहाँ कितना सामान पड़ा है और उसको कब कहाँ यूज़ किया जाना चाहिए। तो आपका प्रोडक्शन लगातार कंटिन्यूसली चलेगा। और दूसरा ये कि आपका प्रॉपर क्वालिटी आपकी जो है परचेज हो पाएगी, आप टाइमली परचेज करेंगे और आपकी परचेज जो है राइट क्वालिटी का परचेज होगा। इसी तरह से आप वेस्टेज को कम कर सकते हैं और आपकी फ्रॉड एंड थेफ्ट के जो है उनकी रिस्क को कम कर सकते हैं, क्योंकि आप मटेरियल के बराबर कंटिन्यूसली टच में है कि मटेरियल कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसकी क्वांटिटी और सब चीज़ों को बराबर वॉच कर रहे हैं। आपका सिस्टम ऐसा ऑथेंटिक सिस्टम है जिसमें कि आप वेस्टेज को रोक पाएंगे। तो इस तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी आप कंट्रोल कर रहे हैं और आपका जो मटेरियल की वैल्यू है उसको भी आप कंट्रोल कर रहे हैं। एक्यूरेटली वैल्यू ऑफ मटेरियल आपका जो है उसमें यूज़ होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि आपसे जो सामान ले रहे हैं उसका रिकॉर्ड है आपके पास में कि भाई हमने आपको इतना सामान दिया तो आपका प्रोडक्शन कितना हुआ, वो आपको बताएंगे कि भाई हमारे पास में इतना प्रोडक्शन हुआ और इतना वेस्ट हो गया। कुछ वेस्टेज बच्चों नॉर्मल होती है, जो मैंने पहले भी बात की थी कि नॉर्मल वेस्टेज को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे आपने कहा कि भाई मशीन चलाने के टाइम में कुछ लॉस हो रहा है, टाइम लग रहा है, आपने कहा कि भाई कुछ मटेरियल गिरता है, वो तो जाएगा ही जाएगा, बनाने में कुछ क्वांटिटी कहीं ना कहीं वेस्ट होती है, लेकिन फिर भी आप एबनॉर्मल वेस्टेज को तो रोकने की कोशिश कर ही सकते हैं एटलीस्ट, तो वो हमें करनी होगी। नॉर्मल वेस्टेज हमारे हाथ में नहीं। और इसी तरह से आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कर लेते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल भी आपका हो जाता है और आपकी इन्वेंट्री राइट वे में चलती है। प्रिंसिपल्स इसके हमने कुछ डिसाइड किए हैं कि हमें किस प्रकार से मटेरियल कंट्रोल करना चाहिए। तो बच्चों हमें क्या करना है कि सेंट्रलाइज परचेजिंग सिस्टम रखना होगा, जिसमें क्या कि परचेज की पावर एक परचेज डिपार्टमेंट को है। अलग अलग डिपार्टमेंट जो कि केवल प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका काम केवल प्रोडक्शन करना है, उनके पास में अनइंटरप्टेडली प्रोडक्शन के लिए मटेरियल पहुंच जाएगा। उनको ये कोशिश नहीं करनी कि मटेरियल खरीदने जा रहे हैं, उनका एक ही काम है कि उनको प्रोडक्शन करना है। तो इसका काम उनको अलग डिपार्टमेंट को आपने दे दिया है ना। ऐसे ही आप प्रिंटेड फॉर्म्स रखिए हर चीज़ के। आप किसी को ये कह रहे हैं भाई तेरे को कितना, हर डिपार्टमेंट के पास आप गए तो वो अपनी रिक्वायरमेंट आपको लिखित में दे रहा है, तो वो रिकॉर्ड है कि उसने कितना मटेरियल कब कितना कैसे यूज़ किया। तो ये आपके पास प्रिंटेड फॉर्म्स होने चाहिए हर चीज़ के, ऑर्डर प्लेस करने के, आपके पास में रिक्वेशन आने के, है ना, डिमांड आने के, आपके मटेरियल का इंस्पेक्शन किया गया कि नहीं किया गया। हर आपका डिपार्टमेंट होगा, कुछ सुपरवाइजर्स होंगे, कुछ फॉरमेन्स होंगे आपके पास में, मटेरियल कंजप्शन के लिए आपने इशू किया तो उसका रिकॉर्ड रखना। तो ये सारे फॉर्मेट्स आपके पास में प्रॉपर होने चाहिए।
इसी तरह से आपको स्टोर करने के लिए जो है अरेंजमेंट जो है आपको रखना पड़ेगा कि कहाँ पर उसको स्टोर किया जाए। अलग अलग प्रकार के बिन्स बनाए जाएंगे और आगे हम पढ़ेंगे कि ABC एनालिसिस भी होता है, कि अलग अलग टेक्निक्स होती हैं मटेरियल की, कि उनको हम आगे वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से वो भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके कैसे माल को स्टोर किया जा सकता है। तो इसी तरह से हम जो इफ़ेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी अपना सकते हैं, और डिफरेंट स्टॉक लेवल्स भी आप जो है देख सकते हैं कि आपको देखनी पड़ेगी बच्चों की लेवल्स कौन सी है स्टॉक की। आप देखेंगे कि मैक्सिमम आप स्टॉक का कितना कंजप्शन कर सकते हैं, कितना स्टोरेज कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फिर आप देखेंगे कि मिनिमम कितना हमें जो है रखना ही चाहिए हर समय। ऐसा नहीं हो कि अगर हमारे पास उतना मटेरियल नहीं होगा तो हमारा सामान प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो मिनिमम स्टॉक लेवल भी ज़रूरी होगी आपको डिसाइड करना। और इसी तरह से रीऑर्डर लेवल भी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। रीऑर्डर का मतलब है कि किस लेवल पर आकर के आपको फिर से ऑर्डर देना है, तो ये भी आपको डिसाइड करनी होगी। तो ये सब बेसिक्स मैंने आपको इसके बताया कि मटेरियल कंट्रोल क्या होता है, और डिटेल में हम इसको आगे और पढ़ेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल भी कैसे किया जाए। धन्यवाद।